तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत। अभी मैं जब आ रहा था यहाँ लाइव करने के लिए तो मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी देख रहा था जो अभी चलेगा कि ब्राज़ील के शायद प्रेसिडेंट के लिए लोगों का जन सैलाब, भीड़ जो है सड़कों पे उतर आई है। तो इत्तेफाक से आज की कहानी जो है वो ब्राज़ील की है और शायद ये अगर मैं बात करूँ सबसे कम उम्र सीरियल किलर, तो उसमें अगर जो 3-4 नाम आते हैं शायद उसमें से ये एक है। सीरियल किलर चूँकि ये माइनर थी इसलिए इसका नाम, इसका चेहरा डिस्क्लोज़ नहीं किया गया। फोटोग्राफ़र को भी इसका बैक से और मतलब फ़ोटो लेने की इजाज़त दी गई थी। नाम डिस्क्लोज़ नहीं किया गया था। बाद में खैर नाम सामने आया, लेकिन कुछ रूल्स हैं उसके तहत आप नाम बता नहीं सकते। तो ये ब्राज़ील के एक शहर साओ पाउलो की कहानी है और ये एक अजीब सी कहानी है कत्ल की। मतलब क्राइम हमेशा जो लोग करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है, मकसद होता है। लेकिन इस कहानी में ये है कि बस उसने अचानक क्राइम करना शुरू किया और जब शुरू किया तो उसे ये भी पता था कि मैं इसको कब ख़त्म करूँगी, कितने टाइम तक मैं करूँगी, आखिरी कत्ल कब करूँगी और मैं ख़ुद कब पुलिस के सामने जाकर अपना जुर्म कबूल करूँगी। उसने सब कुछ फिक्स कर रखा था और इसके पीछे उसकी सोच जो है वो बहुत शातिर थी। तो कहानी साओ पाउलो की है, ब्राज़ील के एक शहर की, और ये कहानी है 2009 की। 2007-8 में, अच्छा ब्राज़ील में वैसे क्राइम काफ़ी होता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्राइम है। साओ पाउलो शहर के कई लोग अलग अलग इलाके में अपने अपने बच्चों की, कोई किसी और की मिसिंग की रिपोर्ट लिखा रहा था और ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन पुलिस को कोई लिंक ही नहीं मिल रहा था और कोई ऐसा सबूत नहीं जिससे वो गायब हुए लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठी कर सके, पता कर सके। तो पुलिस भी अपनी छानबीन कर रही थी। बीच में कुछ लाश भी मिलती है पुलिस को। उस लाश की जब शिनाख्त होती है तो कुछ जो मिसिंग लिस्ट थी उससे मिलाई जाती है तो उससे मैच कर जाता है, तो पता चलता है कि हाँ ये 6 महीने पहले, कोई 3 महीने पहले, कोई 9 महीने पहले गायब हुआ था, तो उसकी लाश है। और अलग अलग जगहों से लाश मिली। किसी भी कत्ल का, किसी भी मरने वाले का एक दूसरे से कोई लिंक नहीं, कोई रिश्ता नहीं। तो एक तरफ मिसिंग की रिपोर्ट, दूसरी तरफ अलग अलग बीच बीच में लाश मिलती जाती, लेकिन कोई उससे कुछ पता नहीं चलता कि है क्या। ब्राज़ील की पुलिस अपनी छानबीन भी कर रही थी। एक और चीज़ आपको बताऊं कि ब्राज़ील की जो पुलिस है वो वर्ल्ड में कहते हैं कि जैसे अपने इंडिया में भी बहुत होता है, अगर आपकी जान पहचान है, आप सही रिश्वत दे सकते हैं, सही अफसरों से आप तक पहुंच है, तो बहुत सारे केस में हेर फेर कर सकते हैं। तो करप्शन के मामले में ब्राज़ील पुलिस भी बहुत पीछे नहीं है, वहाँ की पुलिस भी बहुत करप्ट है। और चूँकि वहाँ पे गैंग वॉर, माफिया, ड्रग्स, ये सारी चीज़ें बहुत हावी हैं, कई फिल्मों में भी आपने देखी होंगी। और नेताओं के भी असर में काम करती है वहाँ की पुलिस, माफिया के भी अंडर में काम करती है। तो फ्री एंड फेयर ट्रायल और इस तरीके से पकड़ा जाना वो थोड़ा सा वहाँ पे वैसे ही है जैसे बाकी कई ऐसे करप्ट जहाँ की पुलिस है वहाँ की। अपने यहाँ भी ऐसा है, अगर आपकी पहुँच है, सब कुछ है, तो कई बार पुलिस आपका साथ दे देती है, कानून सिर्फ तमाशा बन के रह जाता है। तो खैर लोग गायब हो रहे थे, कुछ लाशें मिल रही थी, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, कोई पता नहीं मिल रहा था, कोई सुराग नहीं मिल रहा था। तभी अगस्त 2009 में साओ पाउलो शहर में एक सड़क पे एक झगड़ा हो रहा था और एक मामूली झगड़ा था। एक लड़की थी जिसकी उम्र मुश्किल से उस वक्त 17 साल और 3-4 महीने होगी, जो उसके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बाद में पता चला। तो वो लड़की लड़ाई लड़ रही थी और कुछ लड़के थे उनके साथ। तो झगड़ा हुआ तो पुलिस पहुंची, उसके बाद उन सबको थाने ले गई। वहाँ पे उसने पूछताछ करनी शुरू की इस झगड़े की वजह और ये वो। थोड़ी देर के बाद वो लड़ाई तो एक तरफ हो गई, उस लड़की ने जो कहानी सुनानी शुरू की तो पहले तो ब्राज़ील पुलिस को यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जो उसकी आखिरी लाइन थी उसने कहा, उसके बाद पुलिस उस जगह पे पहुंचती है और उसकी उस बात को उससे मिलान करती है तो पता चलता है कि लड़की सच कह रही है। तो एक मामूली झगड़े में पकड़ी गई एक लड़की साओ पाउलो पुलिस के सामने खड़ी होकर ये कहती है कि मैंने अब तक 30 कत्ल किए
30 मर्डर, और ये कत्ल मैंने पिछले 2 साल में किए। अब एक छोटी सी लड़की जिसकी उम्र 17 साल, वो 30 कत्ल की बात करे तो जाहिर सी बात है कि पुलिस को भी पहले लगा कि पता नहीं क्या है। लेकिन जब उसने 30वें कत्ल की कहानी सुनाई और उसकी डेड बॉडी की बात की, पुलिस वहाँ पहुँची, लाश बरामद हुई, तब फिर पुलिस की जो है आँख फटी की फटी रह गई। उसके बाद उन लोगों ने फिर उस लड़की को ध्यान से देखा। वो समझ रहे थे कि जिसे एक मामूली रोड रेज और एक ऐसी झगड़े के सिलसिले में पकड़ कर लाए, वो लड़की एक्चुअली ब्राज़ील की सबसे बड़ी सीरियल किलर है और शायद सबसे कम उम्र सीरियल किलर। इसके बाद उसने 28वां, 27वां, 26वां, 25वां करते करते उसने पहले मर्डर तक की कहानी सुनाई। पुलिस ने उसके स्टेटमेंट के हिसाब से सारे रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए, सारे रिकॉर्ड मैच करते गए। जो उसने 30 नाम लिए वो 30 के 30 नाम सही थे। वो 30 के 30 मिसिंग की रिपोर्ट थी और उन 30 का कोई पता नहीं चला, उनमें से कुछ की लाश मिली थी। तो अब एक लड़की ने जब बयान दिया और सब कुछ साबित हो गया, तो अब ये था कि आखिर क्यों, ऐसा क्यों, इतनी कम उम्र की लड़की, इतने सारे कत्ल। फिर उस लड़की ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसने जब पहला कत्ल किया था तब उसकी उम्र 15 साल थी। इसके बाद जब उसने दूसरा और तीसरा कत्ल किया, इस हिसाब से जब वो एक्चुअली कत्ल करती थी तो एवरेज हर महीने एक कत्ल करती थी। तो अगर उसने अगस्त में एक किया तो सितंबर में एक, फिर अक्टूबर में, नवंबर में, कभी कभी 1.5 महीना हो जाता था। लेकिन जब उसने पहले 2-3 कत्ल किए तब उसने एक फ़ैसला किया था कि वो जब तक कत्ल करेगी जब तक कि उसकी उम्र 18 साल ना हो जाए, और जिस दिन वो 18 साल की होगी उससे पहले ही वो पुलिस के सामने खुद जाकर अपना इकरार जुर्म करेगी और बताएगी कि मैंने इतने कत्ल किए हैं। अब 18 साल से पहले तक, चूँकि अभी वो 15 की थी, तो कितने कत्ल करें उसे भी गिनती नहीं मालूम थी तब। लेकिन उसका ये था कि चाहे जितने भी उसके हाथ से कत्ल हो, अगर वो नहीं पकड़ी गई तब तो ठीक, वो पुलिस के सामने जाकर अपना जुर्म कबूल करेगी, लेकिन 18 साल से पहले। अब 18 साल से पहले क्यों? क्योंकि ब्राज़ील में भी माइनर को लेकर जो रूल है, लॉ है वहाँ का, वो ये है कि उनको कम सज़ा होती है और उनको चाइल्ड होम, चाइल्ड रिमाइंड रूम, यहाँ पे रखा जाता है, रिमाइंड रूम। तो उसे मालूम था कि 18 साल से पहले अगर पुलिस उसे पकड़ लेती है और वो अपना गुनाह कबूल कर लेती है तो उसकी सज़ा बहुत कम होगी। लेकिन अगर 18 साल के बाद वो ऐसा करती है तो फिर मैक्सिमम जो ब्राज़ील के मुल्क के कानून के हिसाब से सज़ा है उसे वो मिलेगी। तो इसलिए उसने तय कर लिया था कि अगर वो नहीं पकड़ी गई तो वो खुद जाएगी पुलिस के पास और वो अपना जुर्म कबूल करेगी। और इसीलिए 30वां कत्ल करने के बाद उसे लगा कि अब कुछ महीने बाकी हैं 18 साल पूरा होने में, तो इसलिए अब जुर्म कबूल कर लेना चाहिए। तो अब पुलिस पकड़े कैसे? वो डायरेक्ट पुलिस स्टेशन भी नहीं जाना चाहती थी, वो चाहती थी कि पुलिस उसे खुद पकड़ के ले जाए। और इसीलिए उसने प्लान के तहत सड़क पर झगड़ा करना शुरू किया। कुछ लोगों से लड़ाई लड़ी, पुलिस आई, पुलिस पकड़ कर ले गई और तब उसने ये कहानी शुरू की। अब ये कत्ल उसने क्यों किया? ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ उसको गिनती करनी थी या शौक़ था या अचानक उसने किया। तो इसके पीछे भी एक कहानी थी। जब इस लड़की की उम्र 15 साल थी तब ये अपने कुछ दोस्तों के साथ एक बार में गई थी और ये बात है 2007 की। उस बार में ये अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठी थी, वहाँ कुछ और लड़कों का ग्रुप था। उनमें से एक लड़के के साथ कुछ झगड़ा हो गया, इस ग्रुप का उसके साथ। इस झगड़े के दौरान जो दूसरे ग्रुप का एक लड़का था उसने अपना ड्रिंक जो है इस लड़की के मुंह पे फेंक दिया। ये बात इसको बहुत बुरी लगी। बाद में फिर बीच बचाव लोगों ने किया और दोनों शांत हो गए, फिर अपना बाहर से अपने अपने घर चले गए। बट इसको ये लगा कि इतने लोगों के सामने इस लड़के ने मेरे मुंह पे ड्रिंक फेंका है, मैं इसका बदला लूँगी। उसके बाद उसने प्लान करना शुरू किया। फिर वो बार अक्सर, चूँकि वो बार जहाँ थे ये लोग अक्सर जाया करते थे, तो आगे की कई बार में गई, वहाँ फिर उस लड़के से इसकी मुलाकात हुई। बट इसने एक प्लान ऐसा रचा था कि फिर धीरे धीरे उस लड़के से इसने दोस्ती कर ली और उस लड़ाई को ऐसा लगा कि भूल गई है। उस लड़के ने भी दोस्ती हो गई, फिर दोनों ग्रुप आपस में मिल गए, फिर दोनों एक साथ बार में बैठा करते, बार में ड्रिंक करते। लेकिन उस लड़के को मालूम नहीं था कि यह दोस्ती असल में एक धोखा है। जब उससे बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई
तो एक दिन वो उसे अपने घर पे बुलाती है। जिस जगह पे घर था वो घर भी काफ़ी इसके लिए एक तरह से फ़ायदेमंद था। वो थोड़ा सा आउटस्कर्ट के पास था, भीड़ भाड़ कम थी, माँ बाप दोनों काम करते थे, बाहर रहते थे, ये अकेली थी। तो इसने काफ़ी दोस्ती के बाद, उसका भरोसा जीतने के बाद एक दिन उसको अपने घर बुलाया। घर बुलाने के बाद उसने उसको ऑलरेडी, चूँकि वो ड्रिंक करके आया था, उसने और ड्रिंक दी। उसके बाद स्पेशली उसने एक खंजर ख़रीदा था, एक चाकू, पहले से ही उस झगड़े के बाद से ही, जब उसने मुंह पे उसके ड्रिंक फेंका था। उसके बाद वो खंजर अचानक मौका देख के वो उसके सीने में उतार देती है। उसके बाद एक कई वार करती है। उसकी मौत हो जाती है लड़के की वहीं। फिर वो उस लाश को उठाती है, ले जाकर घर से दूर पीछे दम कर देती है। ये उसका पहला कत्ल था। इसके बाद इत्तेफाक से इस कत्ल के बाद किसी को कुछ खबर नहीं मिलती, कुछ होता नहीं, कुछ पता नहीं चलता, इसके ऊपर कोई शक नहीं करता और ये कोई सबूत भी नहीं छोड़ती। इसे इस 15 साल की उम्र में एक एक चीज़ मालूम थी, फिंगरप्रिंट्स क्या होता है, विटनेस क्या होता है, अगर किसी के साथ ये मेरे साथ आ रहा है वो देख लिया तो क्या होगा। तो इसने जब उस लड़के को अपने घर बुलाया था, तब उसको बुलाने के लिए भी इसने इस बात का ख्याल रखा था कि उसके बाकी किसी दोस्त को ये ना पता चले कि वो मेरे साथ जा रहा है और वो मेरे घर आ रहा है, क्योंकि उसने उसको बहुत अलग से बात की और अलग से बुलाया। तो उनके गैंग में भी किसी को मालूम नहीं था, उन बच्चों के गैंग में, कि आज ये उससे मिलने के लिए उसके घर जा रहा है। तो इसने हर चीज़ का ख्याल रखा, एक मतलब प्रोफेशनल डिटेक्टिव कहें, पुलिस वाला कहें, उसकी तरह। तो ये उसने पहला कत्ल किया। इस कत्ल करने के बाद उसको एक, जो उसने पुलिस को बताया कि उसको एक बड़ा सुकून मिला कि आज मैंने उस बदला ले लिया अपनी बेइज्जती का, जब इसने मेरे मुंह पर ड्रिंक फेंका था। लेकिन इस कत्ल के बाद एक और चीज़ शुरू हो गई, वो ये कि किसी से भी इसका झगड़ा होता, कोई इसको तंग करता, या ये किसी से पैसे मांगती, या किसी से उधार, चूँकि ड्रिंक करती है, माँ बाप उतने ही पॉकेट खर्च देते हैं, और किसी ने पैसे दिए और उससे वापस मांगे, तो इसे बहुत बुरा लगता था। तो जो लोग इससे झगड़ा करते, जो इससे पैसा वापस मांगते, इसने फैसला कर लिया कि वो उन सबको मार देगी। इसके बाद जो दूसरा इसने कत्ल किया, इस कत्ल के लगभग 1 महीने के अंदर, वो दूसरा वो था जिससे इसने उधार ले रखे थे और उसने फिर पैसे मांगे। इसने कहा था मैं मंथ के फर्स्ट वीक में दे दूंगी, बट उसने इससे 2 बार मांग लिए। इसे बहुत बुरा लगा। फिर इसने घर बुलाया उसको उसी खामोशी के साथ, और फिर उसी खंजर से उसको मार डाला। सड़क चलते हुए अगर किसी से कोई टक्कर हो जाती, कोई झगड़ा हो जाता, वो उसकी भी लिस्ट में आ जाती। हर शिकार के साथ पहले ये दोस्ती करती, लड़ाई के बाद सॉरी बोलती, फिर धीरे धीरे वो उसको अपने करीब लाती, फिर वो अपने घर बुलाती और उसको मार डालती। और पूरा जो सीन था वो एक एक चीज़ की साफ़ सफाई करती, एक एक चीज़ ऐसी जगह से होती जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। कई लाशें उसने गाड़ी में रखकर, जैसे अगर वो इधर यहाँ रहती है तो शहर के दूसरे कोने में ले जाकर फेंक दिया, तीसरे कोने में ले जाकर फेंक दिया। चूँकि उम्र कम थी किसी ने इस पर शक भी नहीं किया। तो इस तरीके से इसने एक एक करके कत्ल करना शुरू किया, सिर्फ उन लोगों का जिससे इसका झगड़ा होता है या जो इससे पैसे वापस मांगते हैं। और सबसे अजीब बात ये थी कि जिस खंजर से जो ख़रीदा था इसने, जो पहला कत्ल किया था, उसी खंजर से इसने 30वां कत्ल किया था। 30 के 30 कत्ल करने के लिए इसने किसी दूसरे वेपन का, किसी दूसरे हथियार का इस्तेमाल ही नहीं किया। एक ही खंजर से इसने 30 कत्ल किए। हर कत्ल के बाद उस खंजर को धोती, साफ़ करती, उसको बहुत एहतियात से छुपा कर रख देती। जिस दिन कत्ल करना होता उस खंजर को वो पहले से निकाल कर रखती, चेक करती, फिर अपने शिकार को बुलाती और उसके बाद फिर उसका कत्ल करती। तो ये सारी चीज़ें ये करती गई, लेकिन इसको इसी बीच में ख्याल आया कि ये एक रूटीन सा हो गया था हर महीने कत्ल करना, और ये था कि 18 साल से पहले अपने आप को पकड़वाना भी है ताकि सज़ा कम हो। तो ये जब सारी कहानी इसने ब्राज़ील पुलिस को सुनाई, ब्राज़ील पुलिस ने सबकी तहकीकात की, तो लड़की का बयान सच निकला। फिर सारे कत्ल के भी जो मकतूल थे वो भी सब सही निकले, जो इसने नाम बताया था। फिर दोस्तों से भी गवाही हुई तो पता चला हाँ ये जानती थी, इससे झगड़ा हुआ था, वो भी सब सही निकला। लेकिन आखिर तक ब्राज़ील पुलिस को इस बात का यकीन नहीं था कि ये लड़की सिर्फ़ और सिर्फ गुस्से में या किसी से उधार मांग लिया तो उस वजह से कत्ल कर दे, बल्कि ब्राज़ील पुलिस की एक इन्वेस्टिगेशन इस लाइन पे थी
कि इस लड़की ने कुछ कत्ल किया और उसके बाद जो ब्राज़ील के कुछ माफिया थे, कुछ ड्रग्स माफिया थे, वो अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए हमेशा सुपारी किलर का इस्तेमाल करते हैं। इस लड़की की जो पुलिस की अपनी शुरुआती इन्वेस्टिगेशन थी उसमें ये भी थी कि कुछ ऐसे माफिया और उनके साथ इसके लिंक थे और वो इसको सुपारी किलर के तौर पे यूज़ करते थे, इसलिए क्योंकि एक तो ये लड़की थी, छोटी थी, इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था, कोई किसी माफिया किसी गैंग के साथ कोई रिश्ता नहीं था, तो पुलिस को शक करने की कोई वजह भी नहीं थी। तो ये ब्राज़ील पुलिस की अपनी एक ये भी थी कि ये लड़की जो है किसी माफिया के लिए, किसी गैंग के लिए सुपारी किलर के तौर पे भी काम करती है। हालांकि उस बात की जांच की गई लेकिन उसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। और कमाल ये था कि इस लड़की ने जो सोचा था 30 कत्ल करते हुए, जो इसका प्लान था, जो आइडिया था, आखिर में वही सच भी हुआ। इसको जो पकड़ी गई उसके बाद जो केस चला वो एज ए माइनर चला और एक माइनर के तौर पे ही सब कुछ हुआ। ब्राज़ील में बल्कि sao पाउलो में इस खबर के आने के बाद एक तरह से हड़कंप मच गया था, लेकिन चूँकि माइनर थी तो वहाँ के कानून बड़े सख्त, पिक्चर दिखाने में, उसकी तस्वीर दिखाने में, उसका नाम जाहिर करने में, इन सब चीज़ों पे रोक थी बाकायदा कोर्ट की तरफ से भी। लेकिन जो आखिरी खबर वो आई वो वही थी कि इस लड़की के 30 कत्ल करने के बाद ब्राज़ील के शायद सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर होने के बावजूद इसे मैक्सिमम सज़ा नहीं मिली, उम्र का फ़ायदा इसे मिला और कुछ वक्त तक वो रिमांड होम में रही और फिर निगरानी में रही, वहाँ की जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है वहाँ। और कहते हैं कि उसके बाद खामोशी के साथ उसको रिहा भी शायद कर दिया गया और उसे कहीं दूर भेज दिया गया और उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की गई ताकि जिन फैमिली के लोग मारे गए वो उससे बदला ना लें। तो ये थी पूरी कहानी।